So, hello my dear friends, my students and all of you. So, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था सॉलिड के बारे में, उसके इलास्टिसिटी के बारे में और उसके प्लास्टिसिटी के बारे में। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक और न्यू टॉपिक जो इससे रिलेटेड है। क्या है बच्चों? वो है हमारा स्ट्रेस। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? स्ट्रेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या चीज़ होती है हमारी स्ट्रेस। ठीक है, ये द टॉपिक स्ट्रेस। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। अब बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं? सो लेट्स सी, हम इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं। हम इसको बोलते हैं कि जब हमारा जो सॉलिड है उस पर जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है, क्या होता है बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है व्हेन सॉलिड इज डिफॉर्म्ड इट डेवलप्स एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, हमें पता है मैम कि हर एक सॉलिड के बीच में क्या होता है? एक इंटरनल फोर्स होता है, एक इंटरनल बाउंडेशन होती है। किसी भी एटम को बनने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर एक इंटरनल स्पेसिंग होती है जिसके अंदर किसी न किसी फोर्स के थ्रू कोई एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है। इसका मतलब मैम जो हमारे सॉलिड स्टेट का कोई भी एलिमेंट है, मटेरियल है, उसके अंदर मैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे या सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, बट वो किसी न किसी फोर्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच होंगे, ऐड होंगे, है ना। लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं मैम, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या होता है मैम? हमारी शेप एंड साइज क्या होती है सॉलिड की? चेंज होती है। तो मैम इसका मतलब है इसके अंदर जो हमारा इंटरनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब वो चेंज होगा तभी तो आपकी शेप एंड साइज चेंज होती है। ठीक, इसका मतलब है मैम जब हम उसके से फोर्स को रिलीज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई फोर्स होता है जिसके थ्रू वो क्या होता है? रिस्टोर करता है। क्या रिस्टोर करता है? अपनी पुरानी शेप एंड साइज को। ठीक है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब बेटा ये पर यूनिट एरिया का रीजन क्या है? मतलब हर एक छोटे छोटे यूनिट पर एक यूनिट का रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, जो उसका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब सॉलिड की खुद की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर का फोर्स है। तो इस फोर्स को जो पर यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेस। अभी हम लोग का जो नॉर्मल वाला स्ट्रेस होता है वो वाला स्ट्रेस नहीं है। ये कौन सा स्ट्रेस है? जो सॉलिड के अंदर है, जब उसको डिफॉर्मिंग किया जाता है, डिफॉर्म किया जाता है। डिफॉर्मिंग जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करते हो उस टाइम पे सॉलिड को अपने ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए किसी ना किसी फोर्स की तो रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो फोर्स है, जो उसका इंटरनल फोर्स है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल वाला कौन सा वाला फोर्स? जो उसके शेप एंड साइज को रिस्टोर करने में यूज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पर यूनिट एरिया में अगर हम इसको लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस। मैम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। या पर यूनिट एरिया देखो ये क्या होता है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज व्हाट? स्ट्रेस। ठीक है, अब बेटा इसका यूनिट क्या हो गया? अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मैम फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। एरिया को हम किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है मैम। एसआई यूनिट में हम इसको क्या लिखते हैं? एसआई यूनिट में हम इसको क्या लिखते हैं? पास्कल लिखते हैं, है ना। एसआई यूनिट में हम इसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, बट वी आर रीडिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेस, नेक्स्ट shearing या tangential stress, and last but not least that is hydraulic stress. We are going to read about 3 types of stress: tensile, shearing and hydraulic. So what's about the tensile or compressive? What is this? What are the types of stress is this? So let's go, and we are taking a different thing which are the shortcuts, how to learn that which type of stress goes to which part. Huh? So as you show on the screen, the tensile or compressive stress is what? ये क्या कॉज करता है? इस तरह के स्ट्रेस में हमें दिखेगा कि चेंज इन लेंथ में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि जब भी हम कहीं रिस्टोरिंग फोर्स को देखेंगे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो उस बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो कैसे होंगे? उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, बॉडी के लेंथ को इंक्रीज करेंगे।
किस डायरेक्शन में, डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में। बेटा डायरेक्शन इज हैव अ मेन मीन्स मेन रोल कह सकते हो आपके डायरेक्शन जो है आपकी किसकी, फोर्स की। कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका एक बहुत ही बेटर रोल है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जब हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स में अपने पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग लेंथ में क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। इन दिस डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज टेंसिल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। So we are going ahead. The next, shearing stress. So which part I am highlighting is the shortcut to remind it. Okay, how to remind. The next is shearing or tangential stress. What is shearing or tangential stress? अब बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पर सरफेस जो आपके बॉडी का सरफेस है वो स्लाइड करता है। आपने स्लाइड तो देखा होगा क्या होता है। चलिए इसके डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली थ्रू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी। जब भी कहीं पे भी डिफॉर्मिंग फोर्स आपका टेंजेंशियल मतलब क्या, एक पॉइंट पर टच करते हुए निकले। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, या मेरी इंडेक्स फिंगर को मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये जो पेन है हमारी, ये क्या है, क्या डिफॉर्मिंग फोर्स वर्क कर रही है, मान लो जस्ट सपोज। ओके, सो दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये टेंजेंशियल वर्क कर रही है ना, किस पे, बॉडी के सरफेस पे, surface of the body this, and the force is working at this tangential. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो जब इस टाइप का स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा, इस टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है या फिर शेयरिंग है। यहाँ पर क्या चेंज हुआ बच्चों, उसके सरफेस पे, है ना, सरफेस में कोई चेंज हुआ है। और जब हम यही बात करेंगे बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो हर एक डायरेक्शन से, मतलब ऑल डायरेक्शन से वर्क कर रहा है, acts equally on all the direction. Here I will written like liquids. The remembering point is this, acts equally in all direction. Okay, equally react करेगा हर एक डायरेक्शन में, किसकी तरह से, एक लिक्विड की तरह से। जैसे आप वाटर देखोगे तो वो हर एक डायरेक्शन से वर्क करता है। इसी तरीके से जब हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑल डायरेक्शन से कोई भी फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहेंगे।